नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र कोलावत इतिहास और कला संस्कृति का विस्तार से समग्र अध्ययन करवा रहा हूँ। यहाँ पर हम एक वंश पूरा पढ़ चुके हैं, अजमेर या सांबर के चौहान, जिसमें हमने शुरू किया था वासुदेव चौहान से लेकर के लास्ट में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक। उनकी मृत्यु कैसे हुई उनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद में मोहम्मद बिन यानी कि मोहम्मद गौरी का जो शासन है वो भारत में हो जाता है। और कहाँ से शुरुआत करते हैं, वो अजमेर या दिल्ली से इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या इसके बाद में चौहान पूर्णतः समाप्त हो गए थे क्या? तो नहीं, इनकी अलग अलग शाखाएं अब चलेंगी। हमने केवल पहली शाखा का अध्ययन किया है जो अजमेर या सांबर के चौहान के नाम से जानी जाती है। अजमेर या सांबर के चौहान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि शुरुआत में तो सांबर में रहे थे ना, तो सांबर के चौहान। और इनकी शुरुआती राजधानी हई छत्रपुर जो नागौर, बाद में जाकर के इन्होंने किसको बना लिया? अजमेर को। तो वो बातें हमने पूरी अच्छे से पढ़ी हैं। दोस्तों, आज मेरा जो यहाँ पर टॉपिक बनने जा रहा है वो टॉपिक होगा रणथंभौर के चौहानों का लेकर के। यानी कि हम जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं वो होगा रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। अब पहली बात तो है कि रणथंभौर है कहाँ ये? रणथंभौर के चौहान, तो रणथंभौर कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना आप लोग, वर्तमान में रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सवाई माधोपुर में। प्रश्न आता है यार, सवाई माधोपुर पहले बसा था या फिर पहले रणथंभौर? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले क्या बसा था? रणथंभौर। बाद में जाके बसा था तुम्हारा सवाई माधोपुर। तो वो भी अपन चर्चा कर लेंगे, लेकिन ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो रणथंभौर है, ये रणथंभौर कहां पर है, इसका भूगोल क्या है, कैसे प्रकार की इसमें स्थितियां हैं, उनको अपन देखेंगे। रणथंभौर रणथंभौर वर्तमान में सवाई माधोपुर में स्थित है। वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर। अब इसका क्या यही नाम था क्या प्राचीन काल में? क्योंकि वर्तमान में कह रहे हैं हम रणथंभौर। तो सुनिए, चौहानों के समय जो भाषा चलती थी वो कौन सी चलती थी? संस्कृत भाषा। तो इसका भी तो कोई संस्कृत में ही नाम होना चाहिए। तो इसका जो प्राचीन नाम हमको देखने को मिलता है, इसका प्राचीन नाम हमको जो देखने को मिलता है, प्राचीन नाम, वो प्राचीन नाम है रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कई बार इसको ये ऐसे लिख करके देगा, ये फिर कई बार इसको थोड़ा ऐसे भी लिख देता है रण, और उसके आगे क्या लगा देता है? विसर्ग लगा देता है। रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर ऐसे करके भी लिख करके देता है। तो आप देख लेना। और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती जो आयोजित करवाता है अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है, और सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड ने ये प्रश्न को पूछा था। तो आप लोग देख लेना, इसका नाम रणस्तंभपुर भी ठीक है और रण है स्तंभपुर भी ठीक है। लेकिन ये दोनों जो नाम है ना, ये कौन सी भाषा के नाम है? तो ये ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा के नाम है। कौन सी भाषा के नाम है? तो संस्कृत भाषा के ही नाम है ये। तो वर्तमान में इसको लेकिन क्या कहते हैं? रणथंभौर। तो ये कौन सी भाषा में हो जाएगा? हिंदी भाषा में। अगर आपसे पूछे हिंदी में नाम क्या है इसका, तो भाई इसका हिंदी में नाम है रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर में है। हिंदी में नाम, और ये कैसा नाम है? संस्कृत में। लेकिन इसका कोई अर्थ भी तो होता होगा, रणथंभौर का कोई अर्थ भी तो होता होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसका हम लोग अर्थ यहां पर जान लेते हैं। यहां पर तीन शब्द हैं दोस्तों। सबसे पहला शब्द है रण, दूसरा शब्द है यहां पर थंब, और तीसरा शब्द यहां पर है भोर। ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है रण, थंब और क्या देखें बताओ? भोर। तो आखिर क्या है रण और थंब और भोर, ये तीनों क्या क्या हैं?
तो सबसे पहले तो ये जान लेना आप लोग कि जो रण है, ये रण एक पहाड़ी का नाम है दोस्तों, ये पहाड़ी का नाम है, रण की पहाड़ी है ये। थंबी क्या है, तो ये भी एक पहाड़ी का नाम है। और जो भोर है ये किसका नाम है, तो मैदान का नाम है भाई, ये मैदान का नाम है। ये रण की पहाड़ी, ये थंब की पहाड़ी, भोर क्या है, मैदान का नाम। जैसे मान लो कि आप इस तरीके से ये स्थिति है, यूं करके ये स्थिति है, तो यहां पर ये दो पहाड़ियां जुड़ करके बन रही हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन देखें, इधर की तरफ जो ये है, ये एक पहाड़ी है, इसका नाम है भोर की पहाड़ी। ऐसे करके इधर की तरफ भी एक पहाड़ी है, इसका नाम हो जाएगा एक तो हो जाएगा रण की, और दूसरी कौन सी, थंब की पहाड़ी। लेकिन बीच में जो आप ये देखोगे खाली स्थान, ये वाला, यहाँ पर क्या है, ये मैदान है। तो ये मैदान है, तो इसको अपन कहेंगे भोर का मैदान। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, इन चीजों को ध्यान रखना। पहला वाला, ये तो क्या है, तो थंब की पहाड़ी, ये तो है थंब की पहाड़ी। अभी हम इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि भूगोल पढ़ रहे हैं इसकी थोड़ी सी, कि आखिर रणथंबोर क्या है। हिस्ट्री तो इसकी पूरी पढ़नी है। खैर, ये कौन सी है, तो ये है रण की पहाड़ी, ये है दोस्तों रण की पहाड़ी। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको ही अपन कहते हैं भोर का मैदान, भोर का मैदान। सीधा सा प्रश्न यूं भी तो आ सकता है कि बताओ रण की पहाड़ी कौन से जिले में है, थंब की पहाड़ी, भोर का मैदान। तो यार जब रणथंबोर ही सवाई माधोपुर में है, तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर हो जाएंगी, सवाई माधोपुर में। बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या है क्या, क्या सीखा है हमने, अभी कुछ नहीं। रणथंबोर है कहां, तो सवाई माधोपुर जिले में। एक तो ये बात कन्फर्म हुई है। एक इनके प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम तो संस्कृत भाषा में होंगे, क्योंकि चौहान काल में कौन सी भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा चलती थी। क्या क्या नाम है, रण स्तंभपुर, या फिर ये विसर्ग लगा देना आगे, रण है स्तंभपुर, ये भी ठीक है। दोनों में संस्कृत भाषा यूज हुई है। हिंदी में ध्यान रखना क्या कहते हैं, रणथंबोर, और वर्तमान में भी तो रणथंबोर ही कहते हैं। लेकिन ये किसको इंगित कर रहा है, तो ध्यान देना, रण की पहाड़ी और थंब की पहाड़ी, और उनके बीच में कोई छोटा सा मैदान है, उसी को क्या कहते हैं, बताओ, भोर का मैदान। अब दरअसल ये किला भी है वर्तमान में, तो किसका किला है, तो बताओ, रणथंबोर का किला है। और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी है। हालांकि राजस्थान में बहुत सारे गणेश जी के मंदिर हैं, हराब्य गणेश अलग प्रकार के, खेड़ा गणेश अलग प्रकार के हैं, त्रिनेत्र गणेश अलग हैं, मोती डूंगरी गणेश अलग हैं, जिनको आप जानते होंगे जयपुर। उनको अपन अलग जब मंदिर पढ़ाएंगे, जब बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इतना ही एक बार कॉपी में लगाओ, फिर आगे चलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ना। तो यहाँ पर हमने जाना रणथंबोर सवाई माधोपुर जिले में है,
प्राचीन नाम रणस्तंभपुर या रणस्तंभपुर, हिंदी में नाम रणथंभौर। 3 शब्द है, रण, थंब और भोर। तो रण की पहाड़ी, थंब की पहाड़ी, भोर का क्या है बताओ, मैदान है। इस प्रकार की आकृति बन जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ का शासक कौन बनेगा, कौन यहाँ पर वंश की स्थापना करेगा, वो सारी बातें जानते हैं। तो वंश की स्थापना किसने की थी? वंश की स्थापना और क्यों की? क्योंकि वो अजमेर में भी तो रह सकते थे चौहान, यहां पर क्यों आए, क्या कारण था यहां पर आने का, तो सारी बातें अपन करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस वंश का जो संस्थापक है, रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है, उसका नाम है गोविंदराज। ध्यान रखना, क्या नाम है? गोविंदराज। ये आप ध्यान रखना, गोविंदराज। गोविंदराज ने है ना 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में है ना, यहां पर चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना कहां पर कर दी? देखें, रणथंभौर में। और सुनो, राजधानी किसको बनाया, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन्होंने अपनी राजधानी भी रणथंभौर को ही बना लिया। इनकी राजधानी का नाम भी रणथंभौर ही था। दूसरी बात, इनके समय की भाषा कौन सी है? तो भाषा तो वही ध्यान रखोगे, यहां पर भी कौन सी आएगी? संस्कृत भाषा। यह भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मुद्रा कौन सी चलेगी इनके यहां पर? तो मुद्रा भी वही चलने वाली है जो वहां पर चलती है। क्या नाम रहेगा बताओ? द्रम्स। क्या नाम रहेगा? द्रम्स। यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसने स्थापना क्यों कर दी, उसका कारण क्या है? तो स्थापना का कारण ढूंढते एक बार हम। स्थापना का कारण, स्थापना का कारण देखो भाई, स्थापना के यहां पर 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है क्योंकि इनके जो पिता थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनकी हार हो चुकी थी। कौन से युद्ध में? तराइन के दूसरे युद्ध में। किससे हारे थे? मोहम्मद गौरी से। और उनको वो पकड़ के ले गए थे गजनी, वो हमने सारी बात पढ़ ली। हालांकि एक इतिहासकार यूं कहता है कि इनकी मृत्यु हिसार में हुई थी। वो सारी बात हम पढ़ के आ रहे हैं। कुल मिलाकर के आप यूं मानो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तो यहाँ पर शासन खत्म हो गया। इसके बाद में यहाँ पर मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी यहाँ पर रुका नहीं था, ये वापस चला गया था अपने क्षेत्र में। लेकिन किसी न किसी को तो यहाँ पर लगा के गया होगा, किसी न किसी को तो यहाँ का राज्यपाल बना के गया होगा, प्रशासनिक अधिकारी जिसको अपन कहते हैं। तो वही बात अपन करते हैं यहाँ पर। स्थापना का पहला कारण क्या है? पहला कारण तो यही है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु। अगर मृत्यु ही नहीं होती तो अभी तो पृथ्वीराज ही शासक होते अजमेर के, और पृथ्वीराज के बाद में शासक कौन बनते? गोविंदराज बन जाते वहां के। इसको तो नया वंश चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इसने क्यों चलाया, इसका कारण अपन ढूंढ रहे। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण सुन लो, दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण ये, मोहम्मद गौरी ने अजमेर व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये 2 महत्वपूर्ण तो कारण ये रहे भाई। इसके अलावा किस परिस्थिति में इसने जाकर के नया वंश चलाया उसको हम देखेंगे। लेकिन यहां पर तो हमने अभी इतना ही जाना है कि गोविंदराज ने कब, देखें, 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कर दी। राजधानी रणथंभौर, भाषा संस्कृत, मुद्रा द्रम्स। क्योंकि उसके 2 कारण हैं। एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो गई है, और एक ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी ने अजमेर व दिल्ली पर क्या कर लिया है बताओ? अधिकार कर लिया। तो ये कहां रहता फिर? अजमेर में कैसा रहता, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। एक बार आप इतना जमा दो।
यहाँ तक का बना लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद में आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तराइन के युद्ध के बाद में क्या हुआ था, देखिए इधर, तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद की बात बता रहा हूं आपको मैं। अब ये तराइन का कौन सा युद्ध, तो ध्यान रखना सेकंड, कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। इसके बाद की बात है ये, क्या हुआ था ध्यान दीजिए आप लोग। अजमेर, अजमेर का प्रशासक कौन बन चुका है, अजमेर का प्रशासक मैंने आपको बताया भी था वहां पर, अजमेर का प्रशासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान दीजिए, कौन बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये यहां का प्रशासक बन गया था, ऐबक ये प्रशासक बना। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, ये कुतुबुद्दीन तो किसका आदमी है, देखिए बताओ, मोहम्मद गौरी का। इसने यहां पर कुछ गड़बड़ भी किया, कहां पर देखें, अजमेर में। क्या किया, तो सबसे पहले इसने यहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, और उसका नाम क्या था बताओ, देखें, कंठाभरण के नाम से मैंने आपको पढ़ाया है विग्रह राज चतुर्थ में। तो संस्कृत जो कॉलेज था भाई, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज को तुड़वा दिया, कॉलेज को तुड़वा दिया, तुड़वा दिया। किसने तुड़वा दिया ये संस्कृत कॉलेज, तो ये ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और संस्कृत कॉलेज को तुड़वाने के बाद में इसके स्थान पर क्या बनवा दिया, हाँ ये ध्यान रखना आप लोग, संस्कृत कॉलेज के स्थान पर, संस्कृत कॉलेज के स्थान पर, कॉलेज के स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, झोंपड़ा बनवाया। क्या है लेकिन 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मस्जिद का ही रूप कह सकते हैं इसको, 2.5 दिन के झोंपड़े को। अच्छा, यहां पर किसकी पूजा की जाती है, तो ये ध्यान रखना, पंजाब शाह पीर। कौन सा पीर आएगा बताओ, पंजाब शाह पीर। इसका संबंध पूछे कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पंजाब शाह पीर से, पंजाब शाह पीर से इनका क्या है, तो संबंध है, ये ध्यान रखना। 2.5 दिन, 2.5 दिन में निर्माण करवाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। लेकिन इसमें जो पत्थर काम लिए, वो कौन से पत्थर ही काम लिए हैं, ध्यान रखना आप लोग, ये संस्कृत कॉलेज के ही पत्थर काम लिए हैं। इसलिए आज भी हमको इस 2.5 दिन के झोपड़े में प्रमाण देखने को मिलते हैं, किसके बताओ, संस्कृत कॉलेज के। तो ये कार्य किसने किया था बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो इतनी बात हो गई। इसके बाद में और क्या हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का क्या गवर्नर रहा, क्या किसी दूसरे को इसने गवर्नर बना दिया, वो भी अपन जानेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शासन किसका चल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। तो बना लीजिए आप लोग इसको। बना दिया होगा यहाँ तक का तो।
तो अजमेर का प्रशासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने संस्कृत कॉलेज को तुड़वा दिया है और इसी स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। कभी कभी सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा, बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है बताओ? देखें, अजमेर में। ये ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ये लेकिन कला संस्कृति का प्रश्न हो गया है फिर, है ना। वहां पर अपन मस्जिद, मीनार, मजार, मंदिर, स्तंभ, इन सब के बारे में जितना भी स्थापत्य है इसको हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतिहास के साथ में पढ़ते चलेंगे तो बाद में जब कल्चर चलेगी ना तो दिक्कत कम आएगी, क्योंकि इसी के साथ बहुत सारी कल्चर क्लियर हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला कार्य था। इसके बाद में क्या हुआ, ध्यान दीजिए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक दिल्ली चला गया, दिल्ली चला गया। ये ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां चला गया? दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में भी तो इन्हीं का शासन है, दिल्ली में भी इन्हीं का शासन है। ये दिल्ली चला जाता है। और ये कुतुबुद्दीन है कौन आखिर, ये भी हमको थोड़ा सा यही जान लेना है। तो ये कौन है? देखो इधर, ऐबक, ऐबक मोहम्मद गौरी का, ऐबक मोहम्मद गौरी का, गौरी का गुलाम है। मोहम्मद गौरी का क्या है बताओ? गुलाम है। आगे जाकर के हम आगे आपको पढ़ाते हैं इसमें कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो स्थापना करने वाला कौन था? यही कौन, देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तो ये इंडिया जीके की बात है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना ये ऐबक कौन है। तो ऐबक है मोहम्मद गौरी का गुलाम, वह सेनापति, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। इसका गुलाम भी है और इसका क्या है, देखिए ये सेनापति भी है। लेकिन अजमेर में ये किस हैसियत से रह रहा है? क्योंकि यहाँ का इसे क्या बना दिया गया? प्रशासक बना दिया है। यहाँ का इसने राज्यपाल, किसने बताओ? मोहम्मद गौरी ने। किसको बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन जब ये दिल्ली चला गया तो सुनो, यहाँ भी किसी ने किसी को तो नियुक्त करके जाएगा। तो जब दिल्ली गया तो यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके गया पृथ्वीराज तृतीय के जो पुत्र था, उसका नाम क्या था बताओ? गोविंदराज। उसको कि तुम रहो और तुम यहाँ का शासन संभालो। अब यहां पर हमको ये दोबारा से देखने को मिल गया चौहान वंश। हालांकि ये यहां पर नहीं चलने वाला, थोड़े दिन यहां पर टिकेंगे, फिर दूसरी जगह इनको जाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ देखिए आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, अजमेर का प्रशासक, अजमेर का प्रशासक, अजमेर का प्रशासक गोविंदराज, गोविंदराज चौहान को बनाया, गोविंदराज चौहान को बनाया। लेकिन कौन है गोविंदराज चौहान? तो ये ध्यान रखना भाई, गोविंदराज चौहान है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। तो कुछ शर्तें रही होंगी, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली होगी किनकी? देखे चौहानों की। तब जाकर के इन्होंने इनको राज्यपाल बनाया होगा, प्रशासक बनाया होगा। अब अधीनता स्वीकार करने का मतलब है कि तुम सर्वोपरि हो, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे, तुम कहोगे वो बात हम मानेंगे, ऐसी बात है इसमें। तो इसने अधीनता स्वीकार कर ली होगी। लेकिन यहां एक दिक्कत भी देखने को मिलेगी हमें। तो क्या देखो इधर, नोट, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय का छोटा भाई, तृतीय का छोटा भाई, क्या नाम है? मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। हाँ, छोटा भाई हरिराज था, हरिराज था, जो कि अपने भाई की हार का बदला, अपने भाई की हार का बदला, हार का बदला लेना चाहता था, लेना चाहता था। लेकिन सुनो, यहां तो दिक्कत हो गई। ये तो बदला लेना चाह रहा है
और यहाँ पर पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर ली। किनकी बताओ, देखें ये कुतुबुद्दीन ऐबक की या फिर गौरी की। तो ये तो एक तरीके से विरोधाभास हो गया। ये तो अधीनता स्वीकार कर रहा है और ये ध्यान रखना इन पर आक्रमण करना चाह रहा है। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ का उत्तराधिकारी कौन है। क्या यहाँ का राजा बाद में हरिराज बनता या फिर गोविंदराज बनता? तो अधिकार तो ध्यान रखना इसमें गोविंदराज का ही है। हरिराज का अधिकार कहाँ है? क्योंकि तो छोटा भाई है किसका, देखें पृथ्वीराज का। तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए दोस्तों आगे जाके क्या होगा, जैसे ये दिल्ली गया कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हरिराज ने ध्यान रखना किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, गोविंदराज के ऊपर। पहले तो बातों से समझाया होगा कि देखो अपन को आक्रमण करना है, लेकिन बात नहीं मानी होगी किसने, देखे गोविंदराज ने। बाद में हरिराज ने एक बड़ी सेना सजाई, क्योंकि बहुत सारे सरदार ऐसे भी होंगे जो बदला लेना चाहते होंगे कि तुमने तो दुश्मनों से हाथ मिला लिया, हम तो बदला लेना चाहते हैं। और इसी फिराक में ये किसके साथ हो गए होंगे, देखिए बताओ, हरिराज के साथ में। और अब एक बड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना अभी राज्यपाल कौन है अजमेर में, गोविंदराज। मतलब ये किसका प्रतिनिधि बन गया है बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। जब प्रतिनिधि बन गया है तो ध्यान रखना अब लड़ाई तो बनती है यहां पर। तो दोस्तों आगे क्या हुआ देखो, इसको भी अपन नोट से ही डालेंगे। हरिराज तथा गोविंदराज के विचार अलग अलग हो गए। इसलिए हरिराज आक्रमण करना चाहता है। हरिराज आक्रमण करना चाहता है। किस पर आक्रमण करना चाहता है बताओ, अजमेर पर। और अजमेर में किससे लड़ना चाहता है, गोविंदराज से। लड़ना तो इससे चाह रहा है कुतुबुद्दीन से, लेकिन यहां पर है कहां, कुतुबुद्दीन की जगह तो ये नियुक्त है गोविंदराज। तो यहां पर लड़ाई होगी। तो सुनो फिर क्या होता है देखो आगे। एक बार आप इसको बनाओ, लेकिन इतना बना दो एक बार, है ना, फिर आगे चलते हैं। बना लिया हो तो चलें आगे। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। बाद में क्या अपन जब वंश को पढ़ेंगे तो फिर वहां दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अभी जड़ है रणथंबोर के चौहान वंश की, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अजमेर का चौहान वंश पढ़ाया था वैसे ही करके बाद में उसमें शासकों के नाम आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि वो छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अजमेर का चौहान वंश तो काफी बड़ा है। उसमें तो आगे जाकर के एक महत्वपूर्ण शासक अपन पढ़ने वाले हैं हमीर देव चौहान। उसके बाद में रणथंबोर के चौहान भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी शुरुआत से, है ना। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है कि गोविंदराज प्रशासक बन चुका है
और हरिराज इस पर आक्रमण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग हो गए, विचार अलग हो गए, दिशाएं अलग अलग हो गई, उद्देश्य अलग अलग हो गए। इसका उद्देश्य है कि शासन चलाना है, चाहे किसी के अधीन ही रहे भले ही, और इसका उद्देश्य है कि मुझे तो बदला लेना है, चाहे वो उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ पर न तो गोविंदराज हरिराज का साथ देगा, न ही हरिराज इनकी सुरक्षा करेगा गोविंदराज की, हालांकि यह भी बाल्यावस्था में ही है। इसके बावजूद भी दोस्तों आगे क्या हुआ ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किस किस के बीच? हरिराज के और गोविंदराज के। और इसमें गोविंदराज की हार हो जाती है और हरिराज की क्या हो जाती है? देखिए जीत हो जाती है। तो क्या हुआ ध्यान दो आप लोग। हरिराज ने गोविंदराज पर आक्रमण किया तो लड़ाई हुई। ध्यान रखना कब हुई है लड़ाई, देखें तो ये 1194 में। कब हुई? देखिए 1194 में। 1194 में ये लड़ाई हुई। कहां पर हुई? तो ये भी आप ध्यान रखोगे, कहां पर होती है? अजमेर में। लड़ाई कहां पर हुई? अजमेर में। इसको अपन कहेंगे अजमेर की लड़ाई, इसको अपन कहेंगे अजमेर की लड़ाई। अजमेर में लड़ाई होती है। एक तरफ तो कौन है यहां पर? तो एक तरफ तो है हरिराज और दूसरी तरफ है यहां पर गोविंदराज। हालांकि गोविंदराज प्रतिनिधि है, किसका प्रतिनिधि है? देखें कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो उसकी सेना भी साथ इसी का देगी, कुतुबुद्दीन की सेना भी। लेकिन ध्यान देना आप लोग, यहां पर हरिराज की क्या हो गई? देखे जीत, और हार किसकी हो गई? देखे गोविंदराज की। लेकिन एक समस्या है, जब इस हार और जीत का पता लग जाएगा ना, किसको? देखें कुतुबुद्दीन को, तो एक बड़ी सेना लेकर के यहां पर पहुंचेगा और ध्यान रखना किसको भगा देगा यहां से? हरिराज को। तो ये सुनो आप लोग आगे क्या हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ी सेना लेकर यहां पर आया और हरिराज को भगा दिया। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, हरिराज को इसने क्या कर दिया? ऐसे भगा दिया। लेकिन ये प्रक्रिया कोई एक दो बार नहीं हुई। कुतुबुद्दीन इसको भगा के चला गया वापस दिल्ली, हरिराज तो फिर आ गया। किस पर? देखें अजमेर में आक्रमण करने के लिए। इसने तो फिर हरा दिया किसको? देखे गोविंदराज को। फिर आया कुतुबुद्दीन, फिर भगा दिया। अब ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, 2-3 बार तो हुई होगी कम से कम। देखो कई बार हार गया कौन? देखें हरिराज। किससे? कुतुबुद्दीन से। गोविंदराज से तो जीत जाता, लेकिन हार किससे जाता? देखे कुतुबुद्दीन से। अब इतनी सारी हार हो गई तो हरिराज परेशान हो गया कि मैं तो आखिर बदला ले ही नहीं पाया, तो ऐसे में क्या करूं? वीरों को ये शोभा तो देता नहीं, इसलिए ये क्या करता है? एक दिन आत्महत्या कर लेता है। कौन? देखें हरिराज, क्योंकि ऐसा जीवन भी बेकार है। तो ऐसे करके आप लोग इसको इस तरीके से ध्यान रखोगे कि कुतुबुद्दीन वर्सेज यहां पर आ जाए आपका हरिराज। तो यहां पर जीत किसकी होगी? फिर देखें कुतुबुद्दीन की, और हार किसकी होगी? हरिराज की। ये ध्यान रखना। और ये प्रक्रिया एक बार नहीं कई बार चलती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। और इसीलिए ध्यान रखना आगे जाके हरिराज क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा। इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। हरिराज ने
तंग आकर आत्महत्या की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोस्तों लगाओ एक बार यहां तक का ना। बना लिया होगा इसको। वर्सेज करना इसको ना, बातें नहीं। आगे चलते हैं इसके बाद में है ना। तो यहां पर हमने दो प्रकार के युद्ध देखे। हरिराज जीत तो रहा है लेकिन किससे? गोविंदराज से। और यहां पर हार रहा है लेकिन किससे? कुतुबुद्दीन से। और एक बार नहीं, ये प्रक्रिया कई बार चली, इसलिए हरिराज ने तंग आकर के आत्महत्या कर ली। तो फिर आगे क्या हुआ तो ध्यान देना। कुतुबुद्दीन ऐबक भी परेशान है कि यार मुझे बार बार आना पड़ रहा है अजमेर में। इसका मतलब ये आदमी कमजोर नहीं है क्या? काफी कमजोर है, ये तो हरिराज को नहीं हरा पा रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ का प्रशासक चेंज कर देना चाहिए, नया कोई कलेक्टर लगा देना चाहिए यहाँ पर। तो सुनो आगे जाके क्या हुआ। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ने है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का प्रशासक मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार को बना दिया। ये थोड़ा सा आप ध्यान। नया प्रशासक, नया राज्यपाल कौन बन चुका है अजमेर का? तो मीर सैयद हुसैन। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये नया बन चुका है यहाँ का प्रशासक, इसने ही बागडोर संभाली। तो फिर गोविंदराज क्या करेगा? यही तो बात हम पढ़ना चाह रहे हैं और यही बात हमको आगे पढ़नी है। तो अब जाकर के आप लोग ये ध्यान रखना, गोविंदराज को रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया गया। खाका क्षेत्र दे दिया तो रणथंभौर का किसको देखें? गोविंदराज को। इसलिए अब गोविंदराज तो यहीं पर आएगा ना,
तो गोविंदराज ने यहां पर आकर के क्या किया, तो ध्यान रखना, रणथंबोर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली। चौहान वंश की नींव डाली मतलब इसने चौहान वंश को यहां पर शुरू कर दिया। कहां पर देखें, रणथंबोर में। तो हम एक बात कह सकते हैं यहां पर, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक, या तो संस्थापक शब्द आएगा या फिर आ जाएगा मूल पुरुष गोविंदराज को ही कहा जाता है। गोविंदराज को ही कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से स्थापना हुई है, जिसको हमने कहां से कंट्रोल किया है, तो देखो इधर यहां से शुरुआत किया था, हमने कि ये रणथंबोर पहली बात तो है क्या, तो इसकी शुरुआत में हमने बताया रणथंबोर वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में। इसका रिवीजन करवा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है। रणथंबोर जिले में है और इसके प्राचीन नाम क्या क्या है, तो प्राचीन नाम देखो, रण स्तंभपुर और रण स्तंभपुर, ये संस्कृत भाषा में है। दोस्तों आगे हिंदी में इसका नाम क्या है, रणथंबोर। और यहां पर 3 शब्द हैं, रण, थंब और भोर। तो रण की पहाड़ी है, थंब की पहाड़ी है, भोर का मैदान है। ये रण की पहाड़ी इधर की तरफ, थंब की पहाड़ी, बीच में जो है ये क्या है बताओ, भोर का मैदान। ऐसे ध्यान रखना, साइंस के हिसाब से केचुआ सा बन गया है ये, ठीक है ना। आगे चलो, आगे देखते हैं वंश की स्थापना कैसे हुई। तो देखो गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कर दी। ये तो हम आगे अभी जस्ट पढ़े भी हैं। लेकिन राजधानी क्या रही, तो रणथंबोर, क्योंकि राजधानी भी तो पूछ सकता है, ये सरल प्रश्न भी परेशान करते हैं एग्जाम में। तो रणथंबोर, भाषा संस्कृति ये तो चौहान काल से चली आ रही है। और मुद्रा कौन सी है, द्रम्स, क्योंकि यहां पर है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा क्या है मुद्राओं को लेकर के प्रश्न बढ़ेंगे। तो देखो जैसे पण, एक मुद्रा का नाम है जैसे पण मुद्रा, ध्यान रखना कौन से वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। अगर आपने सुना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं अशोक मौर्य, तो उनके समय मुद्रा क्या चलती थी, पण चलती थी। चौहान काल में मुद्रा का नाम क्या है, देखिए द्रम्स है, ये चौहान काल में मुद्रा का नाम है ना। आगे जाकर के रुपया, नहीं वो सारी बातें हम आगे और भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर द्रम्स आ गया था। स्थापना के कारण 2 ही कारण है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तो मृत्यु हो गई, और मोहम्मद गौरी का अजमेर और दिल्ली पर क्या हो गया, देखिए अधिकार हो गया। तो ये अपने हिसाब से तो अधिकारी लगाएगा, ये चाहे जिसको अधिकारी बना दे, नहीं तो नहीं बनाए। आगे चलते हैं। आगे ये था कि तराइन के युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध के बाद में, यानी 1192 के बाद में अजमेर का प्रशासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बनाया गया था। तो इसने लेकिन एक बहुत खतरनाक काम कर दिया। क्या किया इसने, देखो इधर ये संस्कृत कॉलेज को तुड़वा दिया, और इसके स्थान पर ध्यान रखना क्या बनवाया, देखें 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आपसे पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में। आने दो ना, ऐसे प्रश्न आते हैं, वहां कोई बहुत तगड़ा प्रश्न थोड़ी आता है। प्रश्न पूछ लिया 2.5 दिन के झोपड़े का संबंध किस जिले से है, अजमेर से, क्योंकि यहाँ पर ए बे सैदे 4 ऑप्शन आते हैं ना। आजकल अधीनस्थ बोर्ड ने 5वां ऑप्शन भी तैयार कर दिया, इनमें से कोई नहीं। वो इसलिए क्योंकि चोरों से बचने के लिए, चोरों की कमी है क्या है, तो उनसे बचने के लिए। तो आपको यदि कोई भी विकल्प नहीं आता है तो आप 5वां जरूर भर के आए, नहीं तो फिर कॉपी जांच नहीं होगी या फिर उसका नेगेटिव कटेगा। तो ऐसे करके भी ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर है ना पंजाब शाह पीर के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा बताओ, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली चला गया। दिल्ली तो चला गया, लेकिन एक कौन आदमी है, तो ये ध्यान रखना ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का एक तो गुलाम है, और एक उसका क्या है बताओ, ये सेनापति है।
वो तो चला गया भाई, तुम काम संभालो दिल्ली का और ये अजमेर का, मैं तो चला अपने देश। तो यही बात थी। फिर अजमेर का प्रशासक, लेकिन ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद तो दिल्ली जा रहा है और यहाँ का प्रशासक किसको बना के चला गया, गोविंदराज को, कि भाई जब तक मैं दिल्ली से लौटू नहीं ना, जब तक तू संभाल यहाँ पर। तो देखो ऐसा ही रहा। फिर आगे जाके क्या होता है, तो पृथ्वीराज तृतीय का छोटा भाई जो है हरिराज, वो उल्टा ही काम करना चाहता था। क्या, तो अपने भाई की हार का बदला लेना चाहता था। किन से बताऊं, देखें, इन कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी से। अब गौरी तो यहाँ है नहीं, तो कौन है बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन दिक्कत उल्टी है यहाँ पर, हरिराज तथा गोविंदराज के विचार अलग अलग हो गए। अलग अलग ये हो गए कि गोविंदराज ने सोचा कि यार अब मैं कैसे लड़ पाऊंगा, भला जब मेरे पापा ही नहीं जीत पाए, इतनी बड़ी सेना है, इसमें अच्छा भला यही होगा कि मुझे अपनी जनता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए इनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो यही हुआ। लेकिन इस विचार से ये सहमत नहीं था कौन, देखें, हरिराज। इसलिए इसका रास्ता अलग है और इसका रास्ता अलग है। आगे क्या हुआ फिर, तो फिर लड़ाई तो बनेगी भाई। जब विचारों में एक रूपता नहीं हुए तो फिर लड़ाई तो बनती है। मित्र कब तक रहता है, जब तक एक दूसरे के विचार बने रहें, जब तक वो मित्र। और यदि विचारों में थोड़ा सा विरोधाभास होने लगे तो 2-5 दिन तक तो फिर भी वो थोड़ा काम चलाएंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के या तो उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे या फिर एक दिन वो लड़ मरेंगे। यही हुआ दोस्तों यहाँ पर, है ना। हरिराज ने गोविंदराज पर क्या कर दिया, आक्रमण। कब, देखे 1194 में अजमेर में लड़ाई हुई। एक तरफ हरिराज और एक तरफ कौन था, गोविंदराज। हार हो गई, लेकिन ध्यान रखना इस बात का पता लगा कुतुबुद्दीन को, तो बड़ी सेना लेकर के आया और उसने फिर ध्यान रखना किसको भगा दिया यहाँ से, हरिराज को। अब इस चीज को मैं कई बार कैसे लिखता, तो ध्यान रखना आप लोग, मैंने ऐसे सीधा ही लिखा, यह प्रक्रिया कई बार चली, मतलब 2-3 बार तो चली होगी। अब इस हार से बार बार परेशान है कौन, देखे, हरिराज। हरिराज ने सोचा यार ऐसा भी जीवन का ही काम का, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ध्यान रखना हरिराज ने तंग आकर के क्या कर लिया, बताओ, आत्महत्या। मतलब यहाँ पर रास्ता खुल गया किसका, देखे, गोविंदराज का। लेकिन ध्यान रखो आगे क्या होता है फिर। आगे ये हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर का प्रशासक किसको बना देता है। हाँ, ये ध्यान रखना, नया प्रशासक, ये जरूरी है। नया प्रशासक किसको बना दिया था, तो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। पूरा नाम तो यही है, लेकिन आप अगर शॉर्ट में ध्यान रखो तो मीर हुसैन भी ध्यान रख सकते हो, है ना। इसको नया प्रशासक बना दिया, मतलब चेंज कर दिया राज्यपाल। और गोविंदराज को, है ना, कहां का दे दिया बताओ, देखे, रणथंभौर का। कहां का दे दिया, रणथंभौर का, कि भाई तुम वहां चले जाओ। तो फिर रणथंभौर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाल दी। किसने डाल दी, तो गोविंदराज ने। इसीलिए ध्यान रखना, इस बात को नोट डाल के लिखा है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक या मूल पुरुष, मूल पुरुष वो होता है जहां से चौहान वंश शुरू, मतलब यहाँ का चौहान वंश शुरू होगा, तो गोविंदराज को ही कहा जाता है। ये स्लाइड बच गया था, इसको थोड़ा सा बनाओ, फिर आगे चलते हैं। आगे चले दोस्तों। इसके बाद ध्यान देना, स्थापना हो चुकी है, बताओ स्थापना करने वाला कौन है, गोविंदराज। अब हमको पढ़ना है कहां का इतिहास, तो ये हमको पढ़ना है रणथंभौर का इतिहास पढ़ना है। रणथंभौर का इतिहास,
रणथंभौर का इतिहास। और इसकी शुरुआत करने से पहले है ना, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रणथंभौर के बारे में और जान लेते हैं कि आखिर यहाँ का भूगोल कैसा है, कौन कौन सी नदियां आसपास यहाँ बहती हैं, मैदान है, जंगल है, रेत के टीले हैं, क्या है यहाँ पर। तो वो थोड़ी सी विशेषता जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य की उन्नति डिपेंड करती है कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है। अब ध्यान देना, जैसे मरुस्थल है बाड़मेर जैसलमेर, तो वहां पर इतना उत्पादन होता ही नहीं, तो टैक्स कहां से आएगा, तो राज्य की उन्नति कैसे होगी। लेकिन एक कन्नौज का स्थान जहां पर खूब पैदावार होती है, तो टैक्स क्या आएगा, देखिए ज्यादा आएगा। तो राज्य के पास में जो संपत्ति होती है, जो पूंजी होती है, वो कहां से आती है, जनता से तो आती है। अब जनता जितनी धनवान होती है, राज्य भी उतना ही बड़ा धनवान होता है। जब तो हमारे भारत में कहा गया है कि जो असली जनता है, जो गांवों में बसी हुई है, वही भारत की पूंजी का महत्वपूर्ण कारण है। अगर वो गरीब होंगे तो भारत भी क्या होगा, देखिए गरीब होगा। इसलिए हमको भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत का विकास होगा। अब विकास कई प्रकार के होते हैं। शिक्षा का विकास करो आप लोग, पढ़ाई लिखाई अच्छी बनाओ, तो ध्यान रखना उनके क्षेत्र बदल जाते हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे बनेंगे फिर। तो ये ध्यान रखना आप लोग, गांवों का विकास ऐसे ही करके यहाँ पर है। तो हम लोग जाने तो सही आखिर यहाँ का भूगोल कैसा है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना भाई, जो रणथंभौर है ना, ये रणथंभौर कौन सी नदी के आसपास है, तो रणथंभौर बनास तथा चंबल नदी के पास के क्षेत्रों में है। किसके पास के क्षेत्रों में, ध्यान रखना, बनास और कौन सी नदी, चंबल नदी। अब पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बनास नदी है ना, ये चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। बनास नदी और चंबल नदी का थोड़ा सा प्रारूप इस तरीके से है, जैसे समझो ये तो है अरावली पर्वत, आगे मैं तुमको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। यहां से निकलती है तुम्हारी कौन सी है, बनास नदी, और इस तरीके से ये बहती हुई और फिर इधर की तरफ यहां मुड़ जाती है ना। कौन सी नदी है ये, बनास। और सुनो, यहां से कौन सी नदी आती है, तो देखो इधर मध्य प्रदेश की ओर से है ना, मध्य प्रदेश की ओर से यहां से कौन सी नदी आती है, तो ये चंबल नदी आती है। ये ध्यान रखना, ये इधर की तरफ चलती है और ये इधर की तरफ आती है। तो ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये तो है चंबल नदी। अब आपको वर्तमान में कुछ यहाँ की नई गतिविधियों पर भी नजर रखना पड़ेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उनके बीच में एमओयू हो गया। एमओयू जानते हो क्या होता है, समझौता। समझौता हुआ है किसको लेकर के, तो एक परियोजना बनाई जा रही है पूर्वी राजस्थान के लिए, ईआरसीपी, ईस्टर्न कैनाल नहर प्रोजेक्ट जो आपका है, उसके बारे में अपन है ना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। तो वो किस किस नदियों को लेकर के, तो चंबल जैसी महत्वपूर्ण नदियों को लेकर के, हालांकि उसमें मध्य प्रदेश की और नदियां भी शामिल है, ठीक है ना। तो उनकी बात तो खैर अलग जगह जाएगी, लेकिन फिलहाल यहां पर आप ध्यान रखना, ये कौन सी नदी है बताओ, बनास। ये कौन से पर्वत से आ रही है, अरावली से। अब सुनो, बरसात के दिनों में इसमें खूब पानी आता है। वर्तमान में तो खैर यहां पर एक बांध बना हुआ है, इस पर बीसलपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, देखिए बीसलपुर बांध। और ये बीसलपुर बांध का निर्माण भी अगर आपको पता हो तो मैंने चौहान वंश में ही पढ़ाया था। हाँ, बीसल देव चौहान ने ये बीसलपुर बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बनास पर है। कौन से जिले में है, तो ध्यान रखना ये टोंक जिले में है। कौन से जिले में, टोंक जिले में। लेकिन इसी नदी पर आगे जाकर के यहाँ पर एक और बांध बना हुआ है और उसका नाम है ईसरदा बांध। ध्यान रखना कौन सा बांध है, ईसरदा बांध। ईसरदा बांध, और ईसरदा बांध जो है ये कहां पर है, तो सवाई माधोपुर में, ये ध्यान रखना। और ये बनास नदी ये कौन सी चली गई बताओ, चंबल नदी।
वैसे यहाँ से है ना कुछ नदियां और आती हैं, जैसे एक नदी आती है यहाँ से ढूंढ और मोरेल नदी। ढूंढ और कौन सी देखें, मोरेल नदी। तो इस क्षेत्र में स्थित है तुम्हारा क्या देखें, रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है, तो रणथंभौर यहाँ पर है भाई, रणथंभौर इसी के पास में है, रणथंभौर इसी के पास में यहाँ पर। तो यहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन पहाड़ियां भी खूब हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जंगल का इलाका ज्यादा है, यहाँ वन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आज भी यदि आप जाते हो रणथंभौर तो आपको वहां पर राजस्थान में सबसे अच्छा उद्यान भी देखने को वहीं पर मिलता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना हो तो आपने, तो ये वहीं पर है। तो रणथंभौर जो है वो घने वनों से घिरा हुआ है भाई, घने वन व जंगल का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में है ना, बनास नदी के आसपास यहाँ मैदान भी खूब है। तो यहाँ गेहूं, बाजरा, जौ और भी सरसों आदि के यहाँ पर खेती भी खूब होती है, और हर है ना खूब अच्छे से यहाँ खेती होती है। खैर वर्तमान में तो सवाई माधोपुर आपको पता है अमरूद के लिए प्रसिद्ध हो गया है, अब हो गया है, लेकिन पहले यहाँ पर ज़्यादातर आपके ये मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से। तो आप एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बनास तथा चंबल नदी के पास के क्षेत्रों में स्थित है, क्या देखिए बताओ, रणथंभौर। और ज्योग्राफी कुछ इस प्रकार की है कि रणथंभौर के पास में तो घने जंगल है, वन है, लेकिन थोड़ी दूरी पर चले तो फिर मैदान भी है। दोनों प्रकार की स्थिति नजर आती है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा लगा दो, है ना, थोड़ा सा लगा दो, फिर आगे चल लगा दीजिए, है ना। बनाते चलो। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी रणथंभौर के चौहान वंश को केवल शुरू करने की, तो उसको हमने शुरुआत कर दिया। कल इसकी वंशावली को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे हमीर देव चौहान तक कल पहुंच जाएं। वैसे अभी हमको यहाँ पर 3-4 वीडियो लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, है ना, और पूरा करने में। जब तक आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।